में भी नमूनिया हो सकता है। लेकिन ये जो इम्यूनोकॉम्पिटेंट पर्सन में, जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल है, जिनकी बॉडी की रेजिस्टेंस नॉर्मल है, उनमें जो नमूनिया होता है वो ज़्यादा इजीली ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, कौन लोग होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं? जैसे HIV के पेशेंट हैं, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनको बार बार नमूनिया के चांसेस रहते हैं। क्रॉनिक अल्कोहलिक है, कोई अल्कोहलिज्म, कोई जो है शराब जो है बार बार पीता है, ज़्यादा पीता है, यानी जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उसको जल्दी तो हो जैसे सकता है। क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, उनको ज़्यादा जल्दी होता है। कोई डायबिटिक है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। कोई किसी कारणवश स्टीरॉइड्स बड़ी देर से खा रहा है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ड्यू टू एस्थमा या कई और बीमारियों में भी हम स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं, उसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो कोई कीमोथेरेपी ले रहा है, कोई रेडियोथेरेपी ले रहा है, ये वो लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इनको बार बार नमूनिया के चांसेस रहते हैं। और ये भी हमें कंसीडर करना होता है कि जो नमूनिया हम देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, क्या ये पर्सन इम्यूनोकॉम्पिटेंट है या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है। क्योंकि जो जर्म्स होंगे, जो कीटाणु होंगे, जो इम्यूनोकॉम्पिटेंट लोगों में कुछ डिफरेंट रहते हैं और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज लोगों में डिफरेंट रहते हैं, इम्यूनोकॉम्पिटेंट लोगों में डिफरेंट रहते हैं। सो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। कई बार ये भी देखना पड़ता है कि पैटर्न क्या है लंग्स की इन्वॉल्वमेंट का। कई बार पूरा एक पोर्शन लंग का इन्वॉल्व हो जाता है, उसको हम लोबार नमूनिया बोलते हैं। कई बार दोनों लंग्स की पैची इन्वॉल्वमेंट या एक लंग की पैची इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें भी थोड़ा अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है, उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके तो फिर हम उसके हिसाब से पेशेंट को लेते हैं। एक और चीज़ डॉक्टर साहब, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है जी, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम फीवर के साथ है या फिर फीवर नहीं है, ऐसे ही है, दोनों केसेस में निमोनिया हो सकता है जी। और डायरेक्ट लंग्स में इन्फेक्शन इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया और इट्स अ फाइनल स्टेज? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि लंग्स में इन्फेक्शन को ही नमूनिया बोलते हैं, क्योंकि इसे लेके काफ़ी मिथ रहता है कि नहीं, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बड़ा सिंपल है ये कि लंग्स की इन्फेक्शन को हम नमूनिया बोलते हैं। तो जहाँ आप कह रहे थे कि बुखार और सांस की दिक्कत, ये दोनों लक्षण हैं नमूनिया के। तो जब पेशेंट को नमूनिया होगा तो यही लक्षण होंगे कि बुखार होगा, खांसी होगी, खांसी में बलगम आएगा। बलगम जो है पॉसिबली पीले रंग का होगा या ग्रीनिश हो सकता है। बलगम में खून भी आ सकता है कई बार, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, छाती में दर्द हो सकता है। अगर नमूनिया बढ़ जाए तो उसको सांस की दिक्कत जो है और बढ़ सकती है। उसका हो सकता है उसकी ज़बान, लिप्स, हाथ पांव उसके नीले होना शुरू हो जाएं, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाए। उसके बाद अगर नमूनिया और भी ज़्यादा बढ़ता है और उसका उपचार अभी नहीं हो पाया किसी कारण से, तो फिर उसके वाइटल साइन जो हैं अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसका BP फॉल करता है, उसकी पल्स बड़ी फास्ट हो जाती है, उसका यूरिन आउटपुट जो है, पेशाब का निकास, वो कम हो जाता है। दैट मीन्स पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला जाता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है अगर उसका उपचार ना किया जाए। सो नमूनिया जो है सिंपल खांसी, बुखार, थोड़ी सी सांस की दिक्कत और पेन चेस्ट करके प्रेजेंट कर सकता है, या कई बार अक्सर हमारे पास जो दूर दराज से लोग आते हैं, पहाड़ों से लोग आते हैं, जैसे मैंने बोला रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग से आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो जिनके पास इजी एक्सेस नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए और उपचार कराने के लिए, वो जनरली बड़ी एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। और वही लोग होते हैं जिनको कई बार हम डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स बचा नहीं पाते हैं, और उन्हीं लोगों की जनरली मृत्यु होती है बाद में नमूनिया से। अदरवाइज़ अगर पहले तो नमूनिया होना ही नहीं चाहिए। अगर इंसान प्रॉपर अर्ली स्टेजेस में ही उसको ट्रीट करे, अगर वायरल इन्फेक्शन को ही ट्रीट कर लिया जाए तो नमूनिया होगा ही नहीं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो टोटली आपके कंट्रोल में नहीं है, एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस का अटैक हुआ है, तो थूक जमा हो गया उसके गले में, तो इम्पॉसिबल है कि वो थूक 100% उसको अलाउ नहीं किया जाए कि वो नीचे चेस्ट में ना जाए। थोड़ा बहुत वो चेस्ट में जाएगा और वो इन्फेक्शन लेके जाएगा साथ में और नमूनिया बनाएगा। इसी तरह अगर कोई, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं आजकल, उम्र इंसान की बढ़ गई है तो बड़ी उम्र में कई लोगों को डिमेंशिया की शिकायत हो जाती है, तो उनके फंक्शंस जो हैं इतने एफिशिएंट नहीं रहते, ठीक तरह वो खांस नहीं पाते, ठीक तरह से अपना थ्रोट क्लियर नहीं कर पाते, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं। तो जो बलगम थोड़ी सी रहती है वो नींद में वो अंदर छाती में चली जाती है और साथ में इन्फेक्शन ले जाती है और नमूनिया हो जाता है। सो कुछ चीज़ें जो हैं वो एंटायरली प्रिवेंटेबल नहीं होती हैं, लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल में, एक ऐसे इंडिविजुअल में जो अदरवाइज़ फुली अलर्ट है, कॉन्शियस है, नमूनिया को इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को बड़ी सीवियर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वो सेकेंडरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो सकती है और उसमें भी नमूनिया हो सकता है। तो ऐसे में एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे कितना डिपेंड करता है ये? काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में जो है वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होती हैं,
तो नमूनियाज़ भी ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास नमूनिया का पेशेंट आता है तो ये सारे फैक्टर्स, हम क्या सिचुएशन है उसकी, ये पेशेंट को कम्युनिटी एक्वायर्ड हुआ है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड हुआ है या वेंटिलेटर एसोसिएटेड है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, उसका लोबार नमूनिया है या ब्रोंको नमूनिया है, या सारी क्लिनिकल सिचुएशन देखिए उसमें क्या ये वायरल हो सकता है, क्या ये बैक्टीरियल है, क्या ये फंगल नमूनिया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो कॉमन रहती है, जैसे विंटर, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपने बताया और देखा भी जाता है, अचानक जैसे मॉनसून आ गया या फिर मौसम चेंज हुआ, विंटर्स आ गए, विंटर से समर्स आ गए, तो उसमें ये रहता है कि वायरल होता ही है, वायरल इन्फेक्शंस। तो नॉर्मल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें मेडिसिन देंगे इन्फेक्शन की, वो नहीं ठीक हुआ तो मेडिसिन चेंज करेंगे, अगर तो भी ठीक नहीं हुआ तो वो निमोनिया हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हमें हुआ है। हम कैसे जानें कि हमें, जैसे नॉर्मल ही हमारे सिम्टम्स बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं, तब कैसे एक इंसान कैसे खुद कैच करे, या फिर डॉक्टर क्या इजीली डिटेक्ट कर पाता है? नहीं, डॉक्टर तो इजीली डिटेक्ट कर पाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आम इंसान को ये समझना चाहिए कि जब भी वायरल होता है, खांसी बुखार ज़ुकाम वगैरह हुआ, गला ख़राब हुआ, थोड़ी बहुत खांसी हुई, तो ये जो वायरल्स होते हैं ये सारे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती हैं। ये 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, मैक्सिमम 1 वीक में ठीक हो जाने चाहिए। अगर विद इन 1 वीक ठीक नहीं हुआ है और पेशेंट अनईजी फील कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, खांसी बढ़ रही है, बलगम बढ़ रहा है, उसमें पीलापन आ रहा है, उसमें हलापन आ रहा है, उसमें थोड़ा ब्लड आ रहा है, वो बड़ा वीक फील कर रहा है, उसको खाने पीने में दिक्कत आ रही है, उसको उल्टी हो रही है, उसको हेडेक हो रही है, उसको बहुत बॉडी एक्स हो रही है, तो ये समझना चाहिए कि ये सिचुएशन सामान्य नहीं है, ये नॉर्मल वायरल नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई है। हालांकि स्टार्ट में ही अगर ये सामान्य वायरल लगता है तो भी डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में नहीं भी ली है तो अगर जब उसको रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस लगता है, बलगम उसका पीला आ रहा है, उसको छाती में दर्द हो रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी सिचुएशन है फिर तो ये ऑलमोस्ट श्योर ही है कि उसको नमूनिया हो रहा है या हो चुका है। तो उस सिचुएशन में तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। यानी नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शन है वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं होता? बिल्कुल, बड़े कम वायरसेस ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड 1 वीक जाएंगे। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, जो जिन वायरल्स की हम बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, वो जो है सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, जैसे मैंने बोला, और विद इन 5 to 7 डेज़ वो पेशेंट फुली रिकवर कर जाना चाहिए। अगर नहीं रिकवर कर रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई है, एंड द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो होगी दैट इज़ नमोनिया। तो ऐसे में टेस्ट अवेलेबल रहते हैं या कैसे? कई किस्म के हम टेस्ट करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है इस किस्म के लक्षण करके, जिनकी हमने अभी बात की है, तो हम, अगर हमें लगे कि इसको नमूनिया हो सकता है, तो हम उसके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हम एक्सरे करवाते हैं। कई बार एक्सरे में हमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं लगती है, किसी किस्म का कुछ डाउट लगता है हमें, तो हम उसका CT स्कैन कराते हैं।